टोरेंट कंपनी को बिजली हम मुहैया कराते हैं, वो फ्रेंचाइजी है। आपको मालूम है किस रेट पर हम बिजली खरीदते हैं और किस रेट पर उसको देते हैं। हम 5 रुपए 55 पैसे में बिजली खरीदते हैं और 4 रुपए 36 पैसे में टोरेंट कंपनी को बेचते हैं। अप्रैल 2010 को टोरेंट कंपनी को आगरा शहर की बिजली व्यवस्था दी गई थी, तब 2200 करोड़ रुपए का बकाया था और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो बकाया टोरेंट कंपनी वसूलेगी, 10% उसको इंसेंटिव मिलेगा और बाकी पैसा वो पावर कॉर्पोरेशन को वापस करेगी। आज 14 साल के बाद वो सारा पैसा तो टोरेंट कंपनी खा गई। यहाँ जो 46,000 करोड़ का एरिया है पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उनकी लार टपक रही है। एक दौर हुआ करता था जब सामान्य तौर पर बातचीत होती थी तो बहुत गाली करके लोग कहते थे आय साली फिर चली गई, लेकिन कई दिन बाद आती थी तो लोग कहते वाह वाह फिर आ गई। ये किस्सा था बिजली का। जब जाती थी तो लोग गाली देते थे, जाती थी खुश पे प्रसन्न हो जाते। वही हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। कभी एक नया कारपोरेशन आ जाता है, कभी कंपनियों की बातचीत हो रही है। जबरदस्त झटका लग रहा है, आम आदमी को नहीं लग रहा है, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो लोग बहुत प्रसन्न हैं या शांत बैठे हुए हैं। वजह क्या है समझ नहीं आ रहा है। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी बताइए मामला क्या है ये? देखिए, अचानक इस बात की घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का बिजली वितरण का निजीकरण कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण की बात है। अभी जैसा आप कह रहे थे कि एक जमाना था चली गई, एक जमाना है कि अब जाती है तो खबर बनती है। यह माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में कल कहा है, यानी इस बात को स्वीकार किया गया है कि बिजली व्यवस्था में उत्तरोत्तर बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में 30,618 मेगावाट यानी महाराष्ट्र को भी पार कर दिया हमने। महाराष्ट्र का 29,900 मेगावाट है। देश में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति, निर्बाध बिजली आपूर्ति 30,618 मेगावाट की उत्तर प्रदेश में हुई है। तो बिजली की व्यवस्था तो अच्छी चल रही है। जब अच्छी चल रही है तो निजीकरण की बात कहाँ से आ गई? खेत में अगर अनाज पड़ा हुआ है वो सुरक्षित नहीं है, उसको गोदाम तक पहुंचना चाहिए या बाजार तक आना चाहिए, और वहां बाजार तक पहुंचने में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है, पैसे का हो रहा है, बकाया का हो रहा है। वही स्थिति बिजली के व्यवस्था पे है। क्या ये मूल प्रश्न नहीं है? देखिए, यह सिस्टम का प्रश्न है जो हर जगह है। निजी क्षेत्र में इसको लेकर ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन अभी मैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना करके जो मूल विषय है उससे हटना नहीं चाहता। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में ही मैं बात करना चाहता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देश के पैमाने पर बात करें तो उड़ीसा और दिल्ली को छोड़कर सभी प्रांतों में बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में है और सिंगल डिजिट में लाइन लॉसेज हैं। चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, तो सभी प्रांतों में अगर बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है। और उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में नोएडा में, गाजियाबाद में, इन जगहों पर जो लाइन लॉसेज हैं वो सिंगल डिजिट में हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, हम लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में ही जो इंदिरा नगर, गोमती नगर जैसी पास लोकेलिटीज हैं तो वहाँ पर भी सिंगल डिजिट में लाइन लॉसेज हैं। तो ये सिस्टम भौगोलिक डेमोग्राफिकली भी चेंज होता है कि कहाँ किस प्रकार की स्थिति है, उस बात पर भी ये निर्भर करता है। और सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए 3M की जरूरत होती है, मैन, मटीरियल एंड मशीन। यहाँ तीनों के का अभाव है। जब वर्ष 2000 में बिजली बोर्ड को तोड़ा गया था तब करीब 60 लाख कंज्यूमर थे और 1,20,000 बिजली के कर्मचारी थे। आज कंज्यूमर है 3,56 लाख। आज बिजली के कंज्यूमर है 3,56 लाख और बिजली के कर्मचारी हैं 32,000। 80 से 90,000 के बीच में बेहद कम वेतन पाने वाले, 10,000 रुपए पाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनको निविदा संविदा कर्मचारी कहा जाता है, और उनका भी शोषण हो रहा है। तो इन परिस्थितियों के बावजूद 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित कर देना, मतलब एक झंडा गाड़ देना जैसी बात। एक जो स्थिति आपकी है बिल्कुल विधवा अरुण्य रोदन की स्थिति है। एक बहुत साल से आप लोग कर रहे हैं, तकरीबन मैं 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, आप लोग यही काम करते हैं कि साहब हमारे पास समस्या है और उसका समाधान आपके पास कोई नहीं होता सिवाय इसके कि आपके पास सुविधाएं आ जाए। ये क्या है? मैं आपको उदाहरण देकर बात कर रहा हूँ।
अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी बिजली व्यवस्था महाराष्ट्र के साथ, तो महाराष्ट्र में कंज्यूमर हैं 2,90,00,000, उत्तर प्रदेश में कंज्यूमर हैं 3,56,00,000। महाराष्ट्र में कर्मचारियों की संख्या आपको बताएं कितनी है, वहाँ 93,000 रेगुलर के कर्मचारी हैं महाराष्ट्र में। तो मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो होनी चाहिए। ये फेलोर ऑफ द स्टेट है या फेलोर ऑफ द इंजीनियर? ये फ्लोर ऑफ द मैनेजमेंट एंड स्टेट। अच्छा, इंजीनियर नहीं है। नॉट एट ऑल। आपकी करतूतों के चलते पावर अब जो यूपीएससी भी हुआ करती थी, वो पहले कारपोरेशन में आई, फिर नए नए पे केस्को बन गया, ये पूरी ड्रामा हुआ, उसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। अधिकतर हम जिम्मेदार नहीं है। अधिकतम से क्या है? अधिकतर से मतलब ये है कि अगर कोई जिम्मेदारी है जी। तो 90% से ज्यादा जिम्मेदारी तो ये सरकार की और मैनेजमेंट की। आपको नहीं एहसास हो रहा था कि ये छोटी छोटी नीचे बदसी जा रही हैं और अल्टीमेटली ये निजी क्षेत्र में ही जाएगा, इसका एहसास नहीं हो रहा था आपको? मैं आप एक बात छूट गई थी, उसको कहना चाहूंगा। जब 2000 में बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था, तब मैनेजमेंट आईएएस का हाथ में नहीं था, तब मैनेजमेंट इंजीनियर्स के हाथ में। और सालाना घाटा आपको मालूम है 41 साल के बाद 1959 में बिजली बोर्ड बना था, और 2000 में 41 साल के बाद सालाना घाटा आपको पता कितना था? ओनली 77 करोड़, 77 करोड़ रुपए। आज अगर 1,10,000 करोड़ रुपए हो गया है तो मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। 2010 में आगरा में टोरंटो को दिया गया था ये बकाया करने के लिए, 2200 करोड़ रुपए था। आप नहीं वो सर्वाइव कर पाए, ना आपने सरकार पर कोई दबाव बनाया, और खामियाजा आप सामने देख रहे हैं। जो जहां तो मेरी जानकारी है नहीं, 66,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया हो रहा है। आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, पहले उसकी बात कर लें। जब 2010 में 1 अप्रैल 2010 को टोरेंट कंपनी को आगरा शहर की बिजली व्यवस्था दी गई थी, तब 2200 करोड़ रुपए का बकाया था, और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो बकाया टोरेंट कंपनी वसूलेगी, 10% उसको इंसेंटिव मिलेगा और बाकी पैसा वो पावर कॉर्पोरेशन को वापस करेगी। आज 14 साल के बाद वो सारा पैसा तो टोरेंट कंपनी खा गई। ये पहला स्कैम होता है एरियर। यहाँ जो 46,000 करोड़ का एरियर है पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उनकी लार टपक रही है। यह जो 66,000 करोड़ रुपए है इसी पर। ये जो अफवाहें चल रही हैं कि 10,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है, अफसरों को मिल गया, मंत्री को, नेताओं को हो गया, ये कुछ में कुछ दम है या नहीं? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जिस तरीके से बोल रहे हैं वैसे लगता है कि शायद निजी कंपनियां तय हो गई हैं और वह उनके प्रवक्ता की तरफ बयान दे रहे हैं, तो वह तो थोड़ा सा संदेह पैदा करता है। बाकी कहाँ कितनी डील हो गई वो सब पता नहीं, लेकिन किसी होटल में कोई बात हुई थी और मैं भी नहीं जानता, लेकिन लोग बता रहे थे किसी होटल में अभी वहाँ पर यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की मीट हुई थी और किसी होटल में दौर चले थे। और दौर आप समझते हैं ना, तो जाम के दौर चले थे जो समाचार पत्रों में छपा, मैं तो उसी के माध्यम से जानता हूँ, वही कुछ डील हुई। एक स्लैंग चलता है, देशज स्लैंग है, भसोट। एक दौर हुआ करता था, आपने पूरे प्रदेश को अंधेरे में कर दिया था, हड़ताल कर दी थी, और वो भसोट आपकी खत्म हो चुकी है, बहुत कमजोरी आ गई है। देखिए, कंज्यूमर्स को तकलीफ हो, हम फिर अंधेरे में प्रदेश को डाल दें, यह हमारी कतई इच्छा नहीं है। और इसको हम हमेशा कहते हैं, यह अंतिम अस्त्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और आज भी हम कह रहे हैं कि हड़ताल अगर हम करेंगे तो अंतिम अस्त्र के रूप में होगा। हड़ताल को करके हम कोई जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते। लेकिन जिस मकाम पर आ चुके हैं वहां से कोई रास्ता आपके पास है नहीं श्रीमान जी? बिल्कुल है। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं। हाँ। बिजली पंचायतों के माध्यम से कर रहे हैं। काशी में बहुत बड़ी बिजली पंचायत थी। हम बात फिर लेकर के आते हैं, RRAK शाह हुआ करते थे शायद 88 के आसपास, उसके बाद से एक भी अध्यक्ष व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा है आपके यूपीएससी या उसके बाद में जिसको ईमानदार कहा जा सके। यानी आपका स्खलन इतने स्तर तक पहुंच गया? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। RK नारायण जो हमारे अंतिम अध्यक्ष थे, इंजीनियर अध्यक्ष, वह AK शाह के ही स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ भी थे और ईमानदार भी थे। मतलब 40 में 2 मिले? नहीं, मैं अब उसकी इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अंतिम चेयरमैन थे हमारे, वह अंतिम इंजीनियर चेयरमैन, वह बेहद ईमानदार थे
और वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी उनकी अपनी टेक्निकल फील्ड में। कि अभी कि शर्मा ने, आपके मंत्री ने, उस पर बड़ी दालमिया को बड़ी तारीफ की है, उसने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं निजी तौर पे, और आपकी जो सिस्टम होता था उस पर केवल भ्रष्टाचार और बेईमानी का आरोप लगता था। बहुत अच्छी बात आपने कहा। कल ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि टोरेंट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। टोरेंट कंपनी को बिजली हम मुहैया कराते हैं, वो लाइसेंस ही नहीं है, वो फ्रेंचाइजी है। आपको मालूम है किस रेट पर हम बिजली खरीदते हैं, वो किस रेट पर उसको देते हैं। हम 5 रुपये 55 पैसे में बिजली खरीदते हैं और 4 रुपये 36 पैसे में टोरेंट कंपनी को बेचते हैं। और आगरा शहर लेदर हब है, वो एशिया का सबसे बड़ा लेदर हब है। जितने 5 सितारा होटल आगरा में हैं उतने पूरे प्रदेश में मिला के नहीं होंगे। यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोड वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ का एवरेज टैरिफ आगरा का अगर मैं आपको बताऊँ तो आप समझ जाएंगे। आगरा का एवरेज टैरिफ है 7 रुपये 98 पैसे प्रति यूनिट। यानी टोरेंट कंपनी 4 रुपये 36 पैसे में बिजली खरीदती है, 7 रुपये 98 पैसे में बेचती है। और उसके बावजूद भी किसानों को परेशान करती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को परेशान करती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा होटलों से मिलता है, ज़्यादा पैसा लेदर इंडस्ट्री से मिलता है। तो जो ऊर्जा मंत्री कल बयान दे रहे थे वह बिल्कुल गलत था। वहाँ तो उपभोक्ता भी परेशान है, और इस कारण से 14 सालों में पावर कॉरपोरेशन को, इस कारण मतलब महंगी बिजली खरीद के सस्ती बिजली टोरेंट को देने में 2434 करोड़ रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, टोरेंट कंपनी किसान नहीं है, टोरेंट कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर नहीं है। टोरेंट कंपनी को क्यों हम महंगी बिजली खरीद के सस्ते में दे रहे हैं, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। कमर्शियल स्टेट बन के तौर बन रहा है, सोशल स्टेट नहीं बन पाएगा। लेकिन टोरेंट कंपनी एक कारपोरेट है, एक कारपोरेट को महंगी बिजली खरीद के पावर कॉर्पोरेशन सस्ते में क्यों दे रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसके जिम्मेदार लोगों पर कोई कानून नहीं। मुझे याद है बचपन में कि हमारे हाथ से पैसा गिर गया था, बहुत छोटा था मैं, 1 पैसे का सिक्का था, और उसको नाली में हाथ खोजा था मैंने, तो उसमें एक साथ 2 सिक्का और मिल गया था, तो 3 सिक्का मिल गया था। आपके पास 5,500 करोड़ रुपए आपका पीएफ का पैसा पूरा डूब गया है, सारे आईएएस उसके लिए जिम्मेदार हैं, और आपके माथे पर कोई शिकन नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमने सड़क पर निकले, हमने आंदोलन किया, और सरकार ने हमें लिख के दिया है कि जो पैसा हमारा डूब गया उसको सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। खाली चिल्लाएंगे, आप जवाब नहीं निकालेंगे, नतीजा नहीं निकलेगा। नहीं, अभी मेरी जानकारी में आया है कि डायरेक्टर फाइनेंस ने गवर्नमेंट से वो इंटरेस्ट फ्री लोन मांग भी लिया है, वह पैसा मांगा है अभी। अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो हम उस मुद्दे को भी उठाएं। तो ये होगा और होगा और होगा, ये कब तक होगा? अब ये प्रक्रिया है, यही शासन का तरीका है। इसी में तो सब बर्बाद हो गया। मैं सहमत हूँ आपसे, इसी में सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन निजीकरण, हम कौड़ियों के दाम, अरबों की प्रॉपर्टी। एक और बात है, मजेदार बात है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आज का कानून है बिजली का, देश का। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लिखा है कि जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, बिजली की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की एसेट हम प्राइवेट को हैंड ओवर करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट से प्राइवेट को ये एसेट हम हैंड ओवर करेंगे, तो उसने कहा 2 पैरामीटर महत्वपूर्ण है। एक पैरामीटर उसने कहा रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, और दूसरा पैरामीटर कहा है कि फेयर वैल्यू क्या है एसेट की। अब रेवेन्यू पोटेंशियल मैं आपको बताऊं तो पूर्वांचल का इस साल का रेवेन्यू का टारगेट है 15,000 करोड़ रुपए, और दक्षिणांचल का इस साल का टारगेट है 14,500 करोड़ रुपए, यानी टारगेट ही 29,500 करोड़ रुपए है। तो स्वाभाविक है रेवेन्यू पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। तो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो रेवेन्यू पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स है। और जो पावर कॉर्पोरेशन ने आरएफपी डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें पूर्वांचल को 1,500 करोड़ रुपए में, दक्षिणांचल को 1,610 करोड़ रुपए में ये रिजर्व प्राइस रखा है। यानी रिजर्व प्राइस जब 1,500 करोड़ है तो बोली लगेगी बहुत में बिक जाएगा, 2,000 करोड़ में बिक जाएगा। यानी 10 लाख करोड़ की एसेट्स आप 1,500 और 1,600 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी घोर उल्लंघन कर रहे हैं। एक चीज छूट रही है, मध्यांचल और पश्चिमांचल को छोड़ दिया उन्होंने, वजह क्या है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। उन्होंने जो कल समाचार पत्रों में छपा है वही आरएफपी डॉक्यूमेंट में लिखा है। आरएफपी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इन 2 निगमों का निजीकरण करने के बाद कर्मचारियों को 1 साल तक वहां बंधक बना के रखा जाएगा, वापस नहीं आने देंगे, बंधक बना के रखेंगे। और इसी 1 साल में
पश्चिमांचल का और मध्यांचल का भी निजीकरण कर क्या दिया। इस तरह देखा जाए कि एक ट्रक गन्ना रखा हुआ है, जूस निकाला जा रहा है, ट्रक दूसरा खड़ा हुआ है, दूसरा खड़ा हुआ वही आपका भी? और इसी दौरान इनका भी निजीकरण कर देंगे, इसीलिए 1 साल की शर्त रखा है। अहमदाबाद के कॉलेज से लेकर के सन 74 से लेकर के अब तक 50 साल के श्रमिक आंदोलन में रहे हैं आप। श्रमिक तो जरा कम हो पाए, इंजीनियर नेता ज्यादा बन गए, और जहाँ मेरी जानकारी सबसे इकलौते पूरे देश के सबसे बड़े जुझारू व्यक्ति आप हैं। श्रमिक के तौर पर आपके हित तो इंजीनियर या श्रमिक के पक्ष में है, लेकिन जो उसका दूसरा पक्ष होगा, सरकार मत की तौर पर ऊर्जा मंत्री या उनके कारकुन अफसर, इन दोनों में सबसे बड़ा बेईमानी के स्तर पर ये खेल किसने किया? अभी तो साफ दिखाई दे रहा है पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट ने किया है। जी, पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट ने किया है। नाम बताइए ना। मैनेजमेंट के लोगों से, चूंकि मैं हम नाम जानना चाहते हैं। चेयरमैन, मैं नाम लेके बात नहीं करता हूँ, जी जी, मैंने चेयरमैन कह दिया, मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त। तो मतलब AK शर्मा को आपने बरी कर दिया? अरे मैं कोई जज नहीं हूँ, देखिए अच्छा। मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं, अदरवाइज मैं बहुत छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि ये लाखों करोड़ की जो एसेट्स हैं, जी जी, इनका मूल्यांकन, रिजर्व प्राइस तो पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट ने और चेयरमैन ने बनाया है ना। आप शतरंज के उस वजीर की तरीके से बिहेव कर गए हैं जो प्यादा पर पूरा निशाना लगा रहा है, हाथी पर, फीला पर, वजीर पर बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा है। प्यादे तो यहाँ हम लोग हैं, यही सब लोग वजीर हैं। और तो बस आखिरी प्रश्न का जवाब और दे दीजिए कि आप 50 साल की आपकी राजनीति है और उससे 10 साल पहले आपकी राजनीतिक निष्ठा है जो RSS को लेकर के, और स्वाभाविक रूप से भाजपा की ही एक करतूत हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक श्रमिकों के बीच में, मजदूरों के बीच में काम करने का मेरा अपना हो रहा है, तो मैंने कभी भी अपनी विचारधारा से, जो संघ की विचारधारा है, किसी पार्टी की नहीं, संघ की विचारधारा, उस विचारधारा से और श्रमिकों के बीच में जो काम करता हूँ उसको कभी तो कंप्रोमाइज। उस नारे का क्या होगा जो आप ऐसे लगा करके करते हैं, नदावत सले मातृभूमि, उसका क्या होगा? दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने तो यही कहा, उन्होंने कहा ये पब्लिक के एसेट्स जो हैं, ठेंगड़ी जी ने के नाम पे तो आपके नाम पर पूरा ठेका दिखाई जा रहा है। अब ठीक है, ठेंगड़ी जी आज नहीं है, उनके विचारों को जो मानते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका धर्म है। ये हैं शैलेंद्र दुबे जी, देश के इकलौते फिलहाल सबसे बड़े श्रमिक आंदोलन के पुरोधा हैं। शैलेंद्र जी को पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है, उनको समझा जाता है, उनके साथ लोग खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत हताश भाव में दिखाई पड़ रहे हैं। मुस्कुराना अलग बात है, लेकिन हृदय पे जो अंतस में दिखाई पड़ता है उनकी पीड़ा। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर के दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार को इजाजत दीजिए।